वैसे निशाना मेरा भी अच्छा है। तो इतना खुशी लगा मेरा माँ को जाकर, मैं बोली देख तुमने मुझे पागल बोल रही थी ना, देखिए सारा भारत में अभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दिस इज माय कॉन्सेप्ट। ये हमारे समाज पे व्यंग करती हुई परसाई जी की स्टाइल की फिल्म है। आप ज़रूर आइए, आप अच्छे से देखें, ये आपको पसंद आएगी और मुझे मालूम है फिल्म ख़त्म होने के बाद आप घर जाएंगे तो ज़रूर फिल्म आपको परेशान करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। मैं हूं आपके साथ कीर्ति राजोरा। मेरे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन इनके इंट्रोडक्शन से पहले हम बात करेंगे ऐसी फिल्मों के बारे में जो समाज को एक आईना दिखाती हैं। अक्सर बॉलीवुड में आपने कई पिक्चरें देखी होंगी जो समाज को एक आईना दिखाने की कोशिश करती हैं, और ऐसा ही आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ बैठे इस फिल्म के स्टार कास्ट और इसके डायरेक्टर। तो बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर प्रवीण जी, और हमारे साथ मैडम मौजूद हैं आरती देवी जी, एंड द एक्ट्रेस ऑफ द सर मैडम सरपंच एरियाना। तो सबसे पहला सवाल प्रवीण जी मेरा आपसे होगा कि देखिए, आपने अभी तक बॉलीवुड में कई पिक्चरें बनाई हैं, और आपकी पिक्चरें जो रही हैं अवार्ड विनिंग पिक्चर रही हैं। आपको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है वॉकिंग विद द विंड के लिए, विडो ऑफ साइलेंस के लिए, इस तरीके की फिल्में जो कि एक सोशल सटायर है। और अब आप एक और पिक्चर लेकर आ रहे हैं सर मैडम सरपंच, इस तरीके की पिक्चर जो कि सोशल सटायर हैं और जो रियलिटी दिखाती है समाज की, उसको बनाना कितना डिफिकल्ट होता है? क्या क्या ऑब्स्टेकल सामने आते हैं? देखिए, अभी सिनेमा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें दर्शकों की आवश्यकता है जी। तो मुझे लगता था कि हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू विलेज इलेक्शन, पंचायत, सरपंच, एंड इट्स अ वेरी सोशल सटायर ऑन एवरीथिंग। तो मुझे लगा कि यदि हम इस विषय को भी गंभीरता से यदि प्रदर्शित करेंगे या इस विषय पे हम एक गंभीर फिल्म बनाएंगे तो शायद दर्शक उतना पसंद ना करें। तो इसलिए हमने इसको इस तरह से फिल्म बनाई है जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए है, जो मास अपीलिंग है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म है। फिल्म बनाना हमेशा से तकलीफदायक रहा है, कठिनाइयाँ हमेशा आती हैं, लेकिन मैं उन्हें कठिनाइयों की तरह नहीं देखता हूँ। मैं उसे उन चैलेंजेस को मैं अपनी स्ट्रेंथ बनाता हूँ। मुझे लगता है जितनी तकलीफ़ें मुझे फिल्म बनाने में हुई उतनी अच्छी फिल्म मैं बना पाऊँगा। ये मेरा सोचने का तरीका है। अच्छा, तो आपने जो डिफ़िकल्टीज़ कुछ अगर शेयर की हों इन फिल्मों को बनाने में, क्या कुछ ऐसा कुछ स्ट्रगलिंग मोमेंट आपके लिए रहा इस तरीके की फिल्मों के लिए जो आपके लिए चैलेंजिंग काफ़ी ज़्यादा रहा है? मुझे हमेशा लगता है, देखिए, आप पहली फिल्म बनाते हैं आपको लगता है मुझे बहुत आता है, दूसरी फिल्म बनाते हैं आपको लगता आता है शायद ये मुझे सब कुछ आता ही सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए। जी। हर फिल्म अपने आप में एक चैलेंज होता है। हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हमने पिछली बार कैसा अनुभव था, क्या था, और हम फिर एक नए तरीके से बनाते हैं। हर फिल्म का अपना चैलेंज होता है। आप लोकेशन पे काम करते हैं, आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, डिफरेंट वेदर में काम करते हैं। जी। एक सबसे बड़ा एज ए डायरेक्टर जो होता है, मुझे लगता है जो चैलेंज है इस टू पूरी टीम के साथ काम करना, क्योंकि बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, बहुत विभिन्न विचार, और सब लोगों को एक ही जगह पे एक ही फोकस में लाके सबके साथ काम करना, एक जगह पे मैक्सिमम ऑफ एवरीबॉडीज, हम सबका क्रिएटिव टैलेंट उस समय सबसे ज़्यादा हो, उनको लाके करना सबसे चैलेंजिंग होता है। और आई थिंक अभी तक तो मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं लगी है। लकीली मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करता रहा हूँ। तो ये चलिए अच्छी बात है। अब चलिए फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस हैं एरियाना, उनसे बात करेंगे। एरियाना दरअसल इस फिल्म में सरपंच बन जाती हैं, लेकिन कैसे, वो जानने की कोशिश करते हैं एरियाना से। लेकिन हम आपको ये बता दें कि एरियाना विदेश से पढ़कर आई हैं। विदेश से पढ़कर क्यों आई हैं? क्योंकि उन्हें अपने पिता का सपना पूरा करना है, लाइब्रेरी खोलनी है गाँव में। दिस इज योर थर्ड फिल्म, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यू हैव डन थिएटर, यू हैव डन सिंगिंग। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस डूइंग दिस? So, yes, I do have a lot of experience. For singing, I started out in theater growing up, and then I progressed into singing and to feature films. However, when I did films and TV, it was in India. They were more slapstick type comedy. So, and this is the first type of film. First, it's my first satire ever doing a satire. But number two is it's the first type of subtle acting that I've ever done, and working with a director like Praveen Mortale. And with the type of vision that he had, the storyline that he had, because I'd seen all of his previous films, loved it, loved the messages, and so I was extremely excited. I was very, very excited to work with him, and I hope everybody enjoys my Hindi. But more importantly, I've seen your trailer. You were looking so cute. बहुत शुक्रिया. Thank you. That makes me feel better.
Okay. But for the film, I want people to enjoy the story, enjoy, you know, the comedy, enjoy, be entertained, but also I want them to go in there understanding the message that you have to speak up if you want change, if you want anything to happen, especially for women. This is women empowerment. This is talking about how women can band together and go against corruption, can stand up against society in order to be catalysts for change. You know, we just want you to have this film stick with you as you leave the theater. मेरा अगला सवाल आरती मैम से है, जो कि इस देश की सबसे यंगेस्ट महिला सरपंच बनकर उभरी हैं। बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए हैं, इनको ओबामा तक ने अवार्ड दिया हुआ है और देश विदेश में जाके इन्होंने नाम जो है भारत का रोशन किया है, क्योंकि इन्होंने इस तरीके के बयान दिए हैं, इन अवार्ड जो मिले हैं उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मैम, क्या कुछ स्ट्रगल आपने फेस किए? पहली बार जब आप महिला सरपंच बनी, सबसे छोटी महिला सरपंच बनी, क्या कुछ आपने फेस किया था? मैं जब ये नौकरी कर रही थी IDBI बैंक में, गांव का कुछ लोग गए मुझे बुलाने के लिए, आप आइए सरपंच बनाएंगे। तो मैं जब पंचायत को गई, पहले पंचायत में बैठी जी, कोई पुरुष लोग, महिला लोग ही आ रहे थे, पुरुष लोग बिल्कुल नहीं आ रहे थे। मैं बोले मैं तो सरपंच, महिला सरपंच, एक ही भी महिला क्यों नहीं आ रहे? तो मैंने पहला एक कदम ली, वो फर्स्ट वुमेन ग्राम सभा स्टार्ट की हमारा उड़ीसा में, पहली बार मेरे पंचायत में। और PDS सिस्टम को मैंने जैसे पर हेड 5 किलो का राशन का पहला मेरे पंचायत में स्टार्ट की थी। तो हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी भी गए थे देखने के लिए और वो देश में भी लागू करा दिए 5 किलो पर हेड। जो ये सब हुआ गांव में, जो लोग 6-7 महीना तक राशन नहीं मिला था गांव लोग का, वो कंट्रैक्टर लोगों ने खा रहे थे। तो मैंने जब कलेक्टर को लेकर दिया कि वो सब चाहिए मेरा पंचायत का, कहाँ गया 8 महीना का राशन, कहाँ गया वो चावल, कहाँ गया? तो वो लोग फिर से, उन लोग को प्रॉब्लम हुआ तो मेरे ऊपर अटैक किए, फिर मेरे नाम पे हरिजन केस डाल दिए, फिर पुलिस थाना आ गए। इतना बड़ा स्ट्रगल की मैं, फिर भी मैं तो बोले बिकॉज आई फील सोसाइटी नीड मी, सो आई रिजाइनेड माय जॉब, आई विल डू समथिंग फॉर सोसाइटी। तो ये उम्मीद लेकर मैं आगे बढ़ी। अच्छा, आपने बेटी बचाओ आंदोलन भी शुरू किया, जो कि बाद में अब बेटी पढ़ाओ, माफ कीजिएगा, बेटी पढ़ाओ आपने शुरू किया, जिसके बाद उसमें जोड़ा गया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो ये स्लोगन जब ये बड़ा देश में और काफी बड़े लेवल पर इसको प्रमोट किया गया, तो आपको कैसी फीलिंग आई? जब मैंने पहला ग्राम सभा की थी मेरे पंचायत में, मैंने देखी एजुकेशन इज ए पावर जी, एजुकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। एजुकेशन के साथ हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और सामाजिक परिवर्तन भी हो रहा है। इसीलिए मैंने हमारा आज MBA स्टूडेंट में मेरा जो पंचायत का फंड को लेकर मैंने एक आंदोलन शुरू की थी, बेटी पढ़ाओ का, जो जिसका नारा हमने रखा था नो थंब इम्प्रेशन ओनली सिग्नेचर, उसको उड़िया में बोलते टिप्पण हुए दस्तखत। तो जब मुझे MIT पुणे में भारत का आदर्श सरपंच चुना गया था और अवार्ड दिया गया, तो उस टाइम मुझे नेशन के 2 बात बोलने के लिए टाइम दिए, 2 मिनट। तो मैंने सोची कि ये तो मेरा जो गांव का प्रॉब्लम है, ये सारा भारत का प्रॉब्लम है, बिकॉज गांव में 70% पीपुल्स रहते हैं, मतलब पॉपुलेशन भारत का, और उसमें तो महिला अर्धक है, और एजुकेशन तो सारे पंचायत का ये प्रॉब्लम है। सो मैंने बेटी पढ़ाने का बात बोली थी और बीबीपुर हरियाणा का सरपंच जी ने बेटी बचाने का बात की थी। तो आफ्टर कुछ मंथ के बाद मैंने देखा ये एक जन आंदोलन स्टार्ट हो गया है भारत में, और वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब मैंने टीवी में देखा, आपका आज तक में भी देखा, इंडिया टुडे में भी पढ़ी, तो इतना खुशी लगा। मेरा माँ को जाकर मैं बोली, देख तुमने मुझे पागल बोल रही थी ना, देखिए सारा भारत में अभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दिस इज माई कॉन्सेप्ट। तो जो फीलिंग आई थी वो समझ बहुत सकती खुश हूँ हो गई थी। और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दे रही हूँ, मुझे इतना छोटा ग्रास रूट लेवल में हम लोग का जो आइडिया को सारा नेशन में इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। तो चलिए अब एक सवाल प्रवीण जी से लौटते हैं, प्रवीण जी के पास। सर, आपकी फिल्म वॉकिंग विद द विंड को नेशनल अवार्ड मिला था, उसके बाद उसको ICFT में और यूनेस्को में भी गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो मतलब आप देख रहे हैं कि जो फिल्में बन रही हैं भारत में, वो बड़े लेवल पर जाकर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं, सोशल सटायर दे रही हैं, लेकिन अब जो रीजनल फिल्में हैं इनकी पहुंच देखिए घटती भी जा रही है।
तो ये चीज़ किस तरीके से मतलब मैनेज हो पाएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े स्टार कास्ट हैं बॉलीवुड के वो सारी जो है पब्लिसिटी और जो चीज़ें हैं वो सारी लूट के ले जाते हैं। इस तरीके की फिल्म जो कि एक सोशल मैसेज देती हैं वो बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाती हैं दर्शकों तक। हालांकि बड़े बाहर की कंट्रीज़ में इसको प्रमोट किया जाता है और इनको खूब सराहना भी दी जाती है, लेकिन अपने ही देश में इस तरीके का आप देखते हैं कुछ, आपको लगता है इसमें कुछ? या बहुत दिनों से ये जो डिफ्रेंसिएशन तो रहा है हमेशा कि आप जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्में होती हैं उसको आप कलात्मक फिल्में बोलते हैं, जो कमर्शियल फिल्म रीजनल फिल्म कह देते हैं। रीजनल फिल्म मेरे हिसाब से एक गुड सिनेमा, एक अच्छा सिनेमा है। आपको जो दिल को छू जाए, जो आप बड़े ईमानदारी से बनाते हैं, जब आप कैलकुलेटर रख के नहीं बनाते हैं तो मुझे लगता है एक अच्छी सिनेमा हम बनाने की कोशिश करते हैं। कमर्शियल ऑफ कोर्स एक हिंदुस्तान में इतिहास रहा है सिनेमा का बहुत बड़ा, और जब बहुत बड़ा पैसा लगता है तो बड़े स्टार को लाया जाता है, क्योंकि वो भी गलत नहीं है। यदि आप करोड़ों रुपए लगाएंगे और यदि रिकवरी नहीं होती है तो आप अगली फिल्म नहीं बना सकते हैं जी। तो उनका सोचना भी सही है अपनी जगह। मेरा ये सोचना है कि हम कमर्शियल सेटअप में भी अच्छी कहानी कहें जो हमारे देश की हो, हमारी हो और अच्छे तरीके से कही जाए, तो शायद ये जो डिफ्रेंसिएशन है या जो अंतर है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं कि छोटी फिल्मों का दायरा कम होते जा रहा है जी। सबसे बड़ी जो समस्या है आजकल फिल्म मेकर्स को, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, उन्हें एक प्रोड्यूसर मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी मुझे लगता है हिंदुस्तान में हर साल कुछ नए जवान हैं, नए लोग हैं, नए प्रोड्यूसर्स हैं, सब मिला के लगभग 200 अच्छी फिल्में बनाते हैं, जिसमें से 10-12 फिल्में पूरी दुनिया में नाम रोशन करती हैं। तो आई एम वेरी होपफुल, बहुत उम्मीद है कि इसमें से आपकी 2-3 फिल्म तो ऑलरेडी नाम रोशन कर चुकी हैं, नहीं, तीसरी की उम्मीद की जा रही है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि फिल्म मेकर बड़ा नहीं होता, फिल्में बड़ी होती है। हमारी फिल्म यदि हम ऐसी फिल्में बनाएंगे जो दुनिया भर के लोगों को फील करा सके या उनको वो कहानी टच कर दे, हम उसको एज ए कंटेंट नहीं देखें कि हम अच्छा 2 घंटे का ये कंटेंट है, हम ये कंटेंट दिखाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। बिकॉज जब आप कंटेंट की तरह देखते हैं तब आप उसको कंजम्पशन देखना शुरू करते हैं। बिकॉज आप कंटेंट तब क्रिएट करते हैं जब आपको कंज्यूमर मालूम होता है। आप कौन देखेगा उसके हिसाब से सिनेमा बनाएंगे तो वो सिनेमा नहीं है। सिनेमा होता है जो आप दिल से बनाते हैं और उसको ये मान के चलते कि ह्यूमन है, उसमें ह्यूमन स्टोरी है, ह्यूमनिज्म है, उसमें हमारी भावनाएं हैं जो दुनिया भर के लोग एक ही तरह से देखते हैं, एक ही तरह से सोचते हैं, हम लोग एक ही तरह से बिहेव करते हैं जी। तो मुझे लगता है इसलिए यूनिवर्सल फिल्में बनती हैं। देखिए यूनिवर्सल फिल्मों के बावजूद भी देखिए बॉलीवुड में जो फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले तक की जो बॉयकॉट ट्रेंड चलता आया है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि हम लोग तो इतनी क्योंकि छोटी कई फिल्म- जगह हम तो इतनी छोटी फिल्म बनाते हैं कि यदि कोई बायकॉट बोलेगा तो शायद हम खुश हो जाएंगे कि चलो कुछ तो पब्लिसिटी मिलेगी। इट्स ऑन अ लाइटर नोट, बट आई थिंक मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट व्हाट आई फील एज ए फिल्म मेकर, आई फील हर कलाकार को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। उसी तरह से हर क्रिटिसिज्म करने के लिए उसे तैयार भी रहना चाहिए, उसे सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए कि लोग उसके फिल्म की बुराई भी कर सकते हैं। लेकिन बायकॉट करने से क्या होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान उन दर्शकों का होता है जो कुछ नया सीखना, नया देखना चाहते हैं। तो क्या मतलब इस तरीके से कहा जा सकता है कि बॉलीवुड को अपना कुछ तरीका बदलना चाहिए फिल्मों को बनाने का या उनको रिप्रेजेंट करने का, ऐसा कुछ कह सकते हैं? नहीं, देखिए एक जो सामान्य हमारा दायरा है जिसके अंदर हम लोग फिल्म बनाते हैं जी। उसमें हमें कई बातें ध्यान में रखना पड़ता है कि हम किसी की भावनाओं को जबरदस्ती जानबूझ के आहत ना करें। बिल्कुल। वो चीज़ तो मुझे लगता है हर आदमी को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे फिल्म मेकर हो, चाहे राइटर हो, चाहे आर्टिस्ट हो, या फिर बिजनेसमैन हो, या फिर वो स्वयं अभिनेता, नेता कोई भी हो। जी। उस क्या बोलते हैं, सीमा रेखा को तो लांघना नहीं चाहिए। पर चूंकि एक बात बहुत अहमियत यहाँ ये भी रखती है कि कलाकार हमेशा जो इस्टेब्लिशमेंट होता है उस समय की परिस्थितियों के विरोध में बनाता है, अदरवाइज हम क्यों बनाएंगे। यदि सब कुछ अच्छा हो रहा है और हम उस चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो फिल्म बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यदि मैं फिल्म बना रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं समाज में कमी दिख रही है, मेरे सिस्टम में कमी दिख रही है, मेरे आसपास के पर्यावरण में जो मेरे साथ हो रहा है उसमें मुझे कमी दिख रही है, तो मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ एज ए आर्टिस्ट। और यदि उसके कारण किसी की भावनाएं हाथ होती हैं तो उसको भी अधिकार है कि वो निश्चित रूप से बोल सकता है भाई ठीक, ये मेरा ओपिनियन है या आपका ओपिनियन है। लेकिन मेरे हिसाब से बायकॉट करना कि ये ठीक नहीं है, ये अच्छा है, या हम चाहेंगे वही देखिए, या कलाकार बोले कि मैं जो बनाऊंगा वही देखिए, दोनों ही ठीक नहीं है। मैं देश के अच्छे सिनेमा
आपको जो चाहने वालों से निवेदन करूंगा कि हमारी जैसी एक व्यंग्यात्मक फिल्में लगभग 2 दशकों के बाद आ रही है हिंदुस्तान के इतिहास में। मुझे लगता है लास्ट फिल्म जिसे हम कहेंगे जाने भी दो यारो थी, उसके बाद ये हमारे समाज पे व्यंग करती हुई परसाई जी की स्टाइल की फिल्म है। आप ज़रूर आइए, आप अच्छे से देखें, ये आपको पसंद आएगी और मुझे मालूम है फिल्म ख़त्म होने के बाद आप घर जाएंगे तो ज़रूर फिल्म आपको परेशान करेगी, एक मैसेज लेकर जाएगी। बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, आपको 14 अप्रैल तक का इंतजार करना है क्योंकि ये फिल्म 14 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। आप अपने रिव्यूज जो हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी ये इंटरव्यू और फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है आप बता सकते हैं। नमस्कार।